संघर्ष पर आदमी अकेला होता है, जब सफलता मिल जाए तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। दोस्तों, जिसको देख के जग हंसा था एक दिन, जिसको देख के जग हंसा था एक दिन, इतिहास वही रचता है। दोस्तों, a very good evening to all of you. Myself Subhashis Sarkar from SHPL. So आज शाम ठीक 8 बजे हम लोग हाजिर हो गए हैं फिर और एक बार वाव वेडनेसडे में NDO लेके, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेके। दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं इस वेबिनार में। और शायद आप लोगों को पता है कि जो वाव वेडनेसडे होता है, इस वाव वेडनेसडे में हम लोग ठीक 8 PM से जो वेबिनार करते हैं उसमें हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। सो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है दोस्तों? ये ऐसा एक मॉड्यूल, ऐसा एक टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं जो हर एक SHPL IBAs के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने देखा पहले जो वीडियो चल रहा था, उस वीडियो में भी देखा कि हर दिन स्ट्रगल करते हुए, हर दिन अपने आप से स्ट्रगल करते हुए, एक डिसिप्लिन से, एक सिस्टम से ही सफलता को पाया जा सकता है। और वो सिस्टम को समझाने के लिए, वो सिस्टम को अपनाने के लिए, उस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए हमें ऐसे एक व्यक्ति से नॉलेज चाहिए, और ऐसा कुछ नॉलेज चाहिए जो व्यक्ति अपने इंडस्ट्री में, अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं और जो हमें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कैसे हम लोग उस सफलता तक पहुंच सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल। जितने भी सारे लोग ज्वाइनिंग किए हैं अभी तक वेबिनार में, सबको फिर से वंस अगेन हार्दिक वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ये भी आपको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके टीम से जितने भी सारे लोग अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं, आप लोगों के पास अभी भी 1 मिनट से भी कम समय है, सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको इनवाइट कीजिए। बिकॉज ये जो सेशन आज होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सर्वश्री बिजनेस करियर में। सो दोस्तों, मीटिंग शुरू करने से पहले आज का जो स्पेशल स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता देना चाहता हूं। सबका माइक जो है म्यूट है। जो लोग सही स्थिति में है, सही परिस्थिति में है, वो अपना वीडियो जरूर ऑन करके बैठिए। बिकॉज वीडियो अगर ऑन करेंगे तो स्पीकर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो वो एक स्पीकर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हम लोग जस्ट एक लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप में हम लोग बातें करते हैं। सो अगर आप लोगों का चेहरा दिख जाए, आप लोगों का एक्सप्रेशन समझ में आ जाए, तो हम लोगों के लिए भी आपसे इंटरेक्ट करना बहुत ही मतलब सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। क्वेश्चंस अगर आपको करना है वो एंड में कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आज क्वेश्चन करने का उतना मौका आपको मिलेगा। बिकॉज आज जो टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, ये आपको समझना है, ये आपको सही तरीके से दिल में और अपने माइंड में उतारना है, क्योंकि यही आपके बिजनेस सक्सेस करियर में हेल्प करेगा। जिनके पास मतलब पॉसिबिलिटी है वो कागज कलम लेके जरूर बैठिए। बिकॉज आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। कागज कलम साथ रखिए, अगर नहीं भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। बिकॉज कागज में अगर लिखेंगे तो खाता ही मोटा होगा, लेकिन जो नॉलेज इधर आप अपलोड करेंगे उसको अप्लाई भी करना है। बिकॉज कोई भी नॉलेज पावरफुल नहीं होता है, अप्लाइड नॉलेज ही पावरफुल होता है। सो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग के कुछ रूल्स एंड मतलब कैसे आपको करना है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आसान तरीके से 5 स्टेप के द्वारा आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरलता से आप आगे लेके जा सकते हैं, ये टॉपिक के ऊपर आज होगा ये सेशन। लेकिन दोस्तों, सेशन शुरू होने से पहले क्या आप एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? जल्दी से, झटाक से
5 सेकंड में कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड में। अगर एक्साइटेड है यस कमेंट कीजिए, यस 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 कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका ये जो एक्साइटमेंट है, इसी एक्साइटमेंट के साथ हम बुलाएंगे आज के स्पीकर को, जो बहुत ही नॉलेजेबल बंदा है। एंड मतलब एक चीज आपको शेयर करना जरूर चाहूंगा, मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का करियर है, इसमें बहुत सारे नॉलेजेबल लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुआ है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिले हैं। लेकिन जो आज के स्पीकर है, इनसे जब मैं पहली बार मिला था, उस दिन मुझे याद है, शायद उनको याद नहीं है, सिर्फ एक फूल का मतलब फूलों का एक बुकेट उनके हाथ में दिया था। लेकिन उसी दिन से जो चीज सीखने के लिए मिला है, मतलब हर एक दिन हर एक मिनट उनसे मैं सीखता हूं और अपने करियर को भी मैं आसान बना लेता हूं एंड अपने सफलता की तरफ भी जा रहा हूं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम इस इंडस्ट्री में 35 सालों से ऊपर जिन्होंने समय दिया है इस इंडस्ट्री को, जिन्होंने सर्व किया है इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े हस्तियों को, नेटवर्कर्स को तैयार किए हैं, एक सिस्टम बनाए हैं। सो द नेटवर्क मार्केटिंग सुपर बिजनेस कोच, प्लीज हेल्प मी वेलकम टू दिस वेबिनार। आप लोगों के सबके सहायता के साथ मैं वेलकम करना चाहता हूं मिस्टर स्टैन सिराव, सर्वश्री के बिजनेस कोच। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सुभाषिश सरकार जी, आपका काफी जोश भरा इंट्रोडक्शन सुन के मुझे भी अच्छा लग रहा है। और जितने भी लोग आज ये वाव वेडनेसडे में, जो एक सुपर डुपर वेडनेसडे है, क्योंकि सुबह हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी ली और आज हम लोग बिजनेस के बारे में भी, और ये खास करके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है। इसमें जितने भी लोग आप यहाँ पर शामिल हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं और अपना वीडियो ऑन करके, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ कि कोई रंगीला है, कोई ओप्पो है, सैमसंग है, जो भी नाम से यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना फोकस अगले कुछ समय के लिए यहाँ पर रखें और हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन के इस वेबिनार में, इस श्रृंखला में हम लोग चंद बातों को डिस्कस कर लेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली ये यूजफुल साबित होंगी। तो इंडिया में, पूरे भारत में लास्ट 2-2.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है। काफी कुछ इकोनॉमी को लेके, जॉब्स को लेके, जीडीपी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके काफी कुछ चर्चाएं हो रही है। लेकिन इस दौरान भी जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं। आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है काफी पॉपुलर हो रहा है, और वैसे ही जो क्रिकेट जैसा एक गेम जो इंडिया अपना रिलीजन मानता है, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो हाल ही में आईपीएल कंप्लीट हुआ, गुजरात टाइटंस वो खिताब भी जीत गया, जो पहली बार एक नया टीम बना दिया। और 2-3 दिन के पहले अगर मीडिया में आपने थोड़ा सा ध्यान दिया रहेगा, तो आईपीएल के अगले 4 साल के 2023 से लेके 2027 तक के मीडिया राइट्स, इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट, वेदर इट इज इन टीवी, डिजिटल या जो भी प्लेटफॉर्म में, एक रिकॉर्ड 48,400 करोड़ के लिए ये बीसीसीआई ने इसकी नीलामी की या उसको एक एग्रीमेंट कर दिया। अब आज हम लोग जो एनडीओ के मीटिंग में आईपीएल का या क्रिकेट का क्या ताल्लुक है, अगर ये आप बात कर मतलब आप सोचते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि काफी सारे लोग क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, दिलचस्पी है, जो भी स्टेडियम हम लोग जाते हैं तो वहां पे कचाकच भरा रहता है, मिलियंस ऑफ लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। और अभी क्रिकेट को बहुत ज्यादा देशों में भी पॉपुलर किया जा रहा है, T20 के जरिए, T10 के जरिए, सुपर सिक्सर के जरिए, तो बहुत सारे देश खेल रहे हैं। लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि 1983 में जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो वहां पे उस टीम में जितने भी लोग खिलाड़ी थे, जितने भी लोग खेलते थे, वो बहुत कड़ी मेहनत से, अपने परिश्रम से, बहुत एक देशभक्ति की भावना से वो खेलते थे, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनलिज्म की बहुत सारी कमी थी ना। उनको कोई बहुत बड़े एंडोर्समेंट्स मिलते थे, एडवर्टाइजमेंट से उनका रेवेन्यू ना के बराबर था, या उनके पास कोई भी ऐसे मैच फीस वगैरह बहुत बड़े नहीं थे।
लेकिन उनमें एक जज्बा था, एक जुनून था, तो इसके लिए वो खेल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इस खेल की वृद्धि हो गई, तो जैसे हो गया कि इंडिया, जो पहले भारत के जो खिलाड़ी थे, उनको ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये बॉल जब भी कोई बल्लेबाज मारता है ऑपोजिशन टीम का, इस बॉल के पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि ना इनका फिजिकल फिटनेस है, ना उनका एथलेटिसिज्म है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर एक आलोचना होती थी दुनिया भर के खिलाड़ी, एक्सपर्ट से, कमेंटेटर से, या जो इस गेम के जो एक्सपर्ट्स है। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हो गया। ये सिनेरियो इसके लिए चेंज हो गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में काफी कुछ चेंज आ गई। ये जो एंटरटेनमेंट करने का गेम है, इसकी नई सोच आ गई। और इसके बाद में एक 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 सपोर्ट टीम का एक कल्चर आ गया। सपोर्ट में आपके मेन कोच रहे। पहले बस मैनेजर हुआ करते थे जो एयर टिकट करते थे, होटल का अरेंजमेंट करते थे, होटल से स्टेडियम लेके जाने का इंतजाम करते थे, उसके अलावा कोई मतलब सुविधा नहीं थी। लेकिन ये कल्चर चेंज हो गया। ये कल्चर चेंज होने से आप देख सकते हैं कि कंपनी मतलब टीम के मैनेजर आ गए, उनके फिजिकल ट्रेनर्स आ गए, साइकोलॉजिकल ट्रेनर्स आ गए, उनके मशोर्स आ गए जो उनके मसाज वगैरह करते हैं, उनको काउंसलिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स आ गए। और उसके साथ साथ अब कोच में भी हेड कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग, फील्डिंग कोच अलग और बैटिंग कोच अलग, ऐसे एक्सपर्ट्स आ गए। और ये एक्सपर्ट्स आने के बाद में इस गेम को खेलने की जो मतलब एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है, वो चेंज हो गई। काफी कॉम्पिटिटिवनेस आ गया। और एक जमाने में इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या ऐसे बहुत सारे जो एथलेटिक टीम्स है उससे कंपेयर किया गया। और आज इंडिया एक ऐसा देश है जो क्रिकेट में एक मतलब महाराजा जैसे बैठा है। जो भी आईसीसी हो, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, या बीसीसीआई जो हो, वो एक क्रिकेट में उनका दबदबा या उनका एक डोमिनेशन बना के बैठा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस वही गेम को अलग दृष्टि से देखा गया, उसका मैनेजमेंट को सुधारा गया, और जो एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसकी एहसास, उसका अहमियत क्या है, इसको पहचाना गया। और उसकी वजह से लोगों ने जब इनका एक्सपर्ट एडवाइस को सुना, वो बिजनेस को ये गेम को खेलने में उनका प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया, अप्रोच चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया। तो अब मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि आज इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लैंडस्केप में अगर हम लोग देखते हैं, हमारा नंबर 2 नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो लाइफ स्पैन है, जो एक इंडस्ट्री का, एक बिजनेस मॉडल का अगर पूरा हिस्ट्री को देखें कि करीबन 130 साल का है। ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई। ये इंडस्ट्री या इसको बिजनेस मॉडल अगर कहेंगे तो इसमें अलग अलग सोच के जरिए एक साइंटिफिक तरीके से एक आर्ट, कला इसमें यूज करके इस बिजनेस को इवॉल्व किया गया। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दुनिया भर में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति को पैदा करने की क्षमता होने वाली एक बिजनेस सेगमेंट या एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति के तौर पे इसको देखा जाता है। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट इस बिजनेस को या इस इंडस्ट्री को इस तरीके का देखने का नहीं है, तो हम लोग वही खिलाड़ी रह जाएंगे जो बॉल के पीछे भागते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज करेंगे लोग, इसमें इसकी आलोचना होगी और इसमें से हमको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। सो दोस्तों, आज ये एनडीओ के प्रोग्राम में मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं जो 130 साल के मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने जो निचोड़, जो इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए और खास करके हमारे जनरेशन के लिए जो दिया है, उसको हमको समझना है। जिंदगी में 2 तरीके के एजुकेशंस होते हैं। एक होता है एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक मतलब हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां पे एक तरीके से बुकिश ट्रेनिंग आ जाता है। लेकिन जो भी ये पढ़ाई खत्म करते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अब तो मैं रियल दुनिया में जा रहा हूँ। क्योंकि सक्सेस होने के लिए, एक अच्छे कर्मचारी, एम्प्लॉय होने के लिए, या एक अच्छे बिजनेसमैन, एक व्यवसाय के व्यक्ति होने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। आपको काफी कुछ वहां पे थियरी मिलता है। तो इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी अभी काफी तब्दीली की हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये साल से वो इम्प्लीमेंट भी होगा। लेकिन दूसरा और एक तरीका है कि दैट इज कॉल्ड द लाइफ एजुकेशन, कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है हर दिन।
तो अगर जिंदगी से हम लोग रोज रोज सीखें तो डेफिनेटली हम लोग वो सीखने की जो कला है, जो उसको अगर हम लोग बरकरार रखें और सीखने की कला को या सीखने की जो एक प्रक्रिया है उसको बंद नहीं करें, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं जिंदगी में। वैसे ही इसी बात को अगर लॉजिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो सीखने के लिए भी लाइफ एजुकेशन हो या मतलब खास करके लाइफ एजुकेशन हो तो उसमें भी दो तरीके हैं। एक, खुद गलती करके सीखें, या दूसरों की गलतियां जो हैं उसको देख के वो गलती ना करके उसको पहले से सीख लें। तो अगर खुद गलती करके सीखें, ये ऑप्शन नंबर 1 है। लेकिन दूसरों ने जो गलतियां की हुई हैं उसको देखते हुए, उसके रिजल्ट्स को लगातार देखते हुए अगर उससे सीखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है कि खुद गलती करके सीख लें या दूसरों के गलतियों से हम लोग पहले से सीखें ताकि हम लोग को गलती ना करें, उसमें से जो परिश्रम, जो समय, जो रिसोर्सेज हमारे जो जाने वाले हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया के जरिए या ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के जरिए। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम को आज एक बहुत फिट टीम कहा जाता है क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, उनके पास वो सामर्थ्य है, उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो जो चाहिए उसको वो आजमा सकते हैं क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं चाहता हूं जैसे कि इंडिया एक क्रिकेट दुनिया में एक डोमिनेटिंग फोर्स है, वो उनके कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल से हो या एडमिनिस्ट्रेशन से हो या उनके कैश रिच कैश फ्लो जो कंपनी या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जो 900 जो क्रिकेट के अधिकारी हैं या पुराने जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनको बीसीसीआई अभी पेंशन देती है और वो पेंशन को लास्ट 2 दिन पहले वो दुगना कर दिया। जिसको 15,000 रुपये मिलते थे उनको 30,000, जिसको 25,000 रुपये मिलते थे उनको 50,000, जिसको 50,000 मिलते थे उनको 70,000 किया। वो क्यों किया? क्योंकि कंपनी के पास वो कैश रिच कैपेसिटी आ गई। तो दोस्तों आज मैं एक बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में हम सभी लोगों को जानना चाहिए और इसको हमको पालन करना चाहिए ताकि हम खुद अपनी गलतियां ना करें, री इन्वेंट द व्हील को ना करें और जो लोगों ने ये गलतियां की करके जो उसका सार क्या है ये सिखा दिया है उसको अगर फॉलो करेंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां पे आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप सभी लोग इस सेशन में जो 8:20 हो गई है, नेक्स्ट 40 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे 5 नियम हैं जिसके ऊपर हम लोग अपना लेटर एंड स्पिरिट से पूरा बाकायदा विदाउट एनी डिविएशन अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे आप सक्सेस होने से कोई ही नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं रोक सकता, मतलब आप खुद भी नहीं रोक सकते अपने आप को, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो क्या आप रेडी हैं, आप तैयार हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए एंड पता करने के लिए? और खास करके अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हाल ही में जुड़े हुए हैं, तो ये सेशन आप डेफिनेटली आपको यूजफुल रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका तजुर्बा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति को हर दिन सीखना चाहिए, तो इसके लिए हमको आज ये इसको एक रिवीजन होगा। अगर आपने ऑलरेडी इसको सुना है, पता कर लिया है या आपने अपने इस बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट किया भी है, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करके फिर एक नए दौर से, जो बोलते हैं ना कि टेक अ फ्रेश गार्ड, एक नया गार्ड लेके पहले लेग स्टंप पे देते, अभी मिडिल स्टंप में आपने गार्ड लिया एंड देन यू आर देयर टू अटैक। सो इफ यू आर रेडी, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग एज टू व्हाट आर दीज रूल्स। द फर्स्ट रूल इज कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हर एक व्यक्ति अपने तरीके से, अपने नजरिए से देखना चाहता है और देखता भी है। कई बार कामयाबी मिलती है तो उसी से एक फिलॉसफी, उसी से एक तत्व बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं और लोगों को देते हैं। लेकिन ये जो 5 लॉज जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने करीबन जिंदगी में, मेरे 22 साल के करियर में, मैंने कम से कम इसको 200 बार सुना रहेगा और हर बार सुनता हूं तो एक नया एक इंसाइट मुझे मिलता है, एक नई दृष्टि मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, या यहाँ पे यार ऐसा मैंने तो इसके पहले सोचा ही नहीं था, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो 5 लॉज हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा तो फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है, इसको कहते हैं कि द लॉ ऑफ एवरेजेस। हिंदी में इसको सरासर कह सकते हैं, एवरेज है। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बताता है इस इंडस्ट्री में? ये 130 साल के आंकड़े अगर हम लोग डाल के देखें,
या कोई भी कंपनी में, इस पूरी इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे, ये इंडस्ट्री में ये आंकड़े काम करते हैं, वो ये है कि अगर आप 10 लोगों से SHPL के बारे में बात करेंगे तो आपके 10 के 10 लोग यस मैं बहुत एक्साइटेड हूं, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, आप तो बढ़िया है, तो आपको जप्पी मार के ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ। तो लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि वो एवरेज है, वो ये कहता है कि ये बिजनेस जो है 80-20 के एक प्रिंसिपल में चलता है। इसका मतलब 8 लोग आप किसी रीजन से वो बोलेंगे कि हाँ सब कुछ बढ़िया है लेकिन मैं इस बिजनेस को आपको ज्वाइन नहीं करूंगा, ये ईमानदारी से वो एक्नॉलेज करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि यार ये सब मतलब नेगेटिव आपको कमेंट्स भी देंगे, बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक भी देंगे। तो एवरेज ये है कि अगर आप 10 लोगों से प्रेजेंटेशंस देते हो, बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करते हो, आप किस तरीके से इस बिजनेस को एज ए करियर लेके आगे बढ़ रहे हो, इसके बारे में चर्चा करते हो अलग अलग तरीके से, तो आपको 8 लोगों से रेस्पॉन्स नहीं आता है, ये आपको एक्सपेक्टेड होना जरूरी है। आप अगर इस सोच से जाओगे, ये एजुकेशन से जाओगे कि नहीं 10 लोगों से बात करेंगे, यार मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मेरी बात कोई टाल नहीं सकता, मेरी बात कोई काट नहीं सकता, और मैं बोलूं वो ज्वाइन नहीं कैसे कर सकता, इस सोच के अगर जा रहे हैं तो ये गलत स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करती है, आंकड़े इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट ये करते हैं कि अगर आप 10 लोगों से आप बात करते हैं तो 2 लोग ही, सो दैट मीन्स 20% लोग ही आपके ये बिजनेस में आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि अगर किसी को आपने प्रेजेंटेशन प्लान दे दिया और वो उसने ना कहा, यू सेड वाओ ये बिजनेस वर्क कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि किसी ने तो ना बोल दिया। अब वो ना बोलने के लिए लोगों के अलग अलग अतरंगी सवाल भी जवाब भी हो सकते हैं, या बहुत सारे अलग तरीके से वो स्ट्रेट अवे ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका खुद रिलेशनशिप उनके साथ हो सकता है। तो ये सब होगा तो वो आपको बोल देंगे कि नहीं बाद में बताऊंगा, या मैं स्पाउस से मतलब हस्बैंड या वाइफ से पूछ के बताऊंगा, यार मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, या ऐसे बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। और आपको ये देखना चाहिए कि लास्ट वीक हम लोगों ने जब डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन के बाद में आपको क्लोजिंग भी करना है, क्लोजिंग तुरंत नहीं होता है, आपको फॉलोअप भी करना है, फॉलोअप भी उसका भी एक फॉर्मूला है, वो अगर वो सब फॉलो करना है। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर नहीं वो ज्वाइन होते आपके साथ, आपको शांत रहना है, क्योंकि ये बिजनेस आपका काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप पत्ते या मतलब ये जो कार्ड्स हैं वो अगर अलग अलग गेम खेलते हैं, जब बच्चे हैं या जब बड़े भी हो जाते हैं तो काफी सीरियस गेम खेलते हैं, पैसे वैसे लगा के जुआ खेलते हैं, तो ये अगर आप देखोगे ये कार्ड्स जो है बहुत अच्छे गेम खिलाता है, अलग अलग एंटरटेन के गेम खिलाता है। तो आप अगर देखोगे उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ये 52 कार्ड्स में इक्के कितने होते हैं आप बताइए मुझे चैट बॉक्स में, कि कितने इक्के आपको मिलेंगे, ए जो इसको एस बोलते हैं, कितने एस मिलेंगे 52 कार्ड्स में, आपको कितने एस मिलेंगे, कितने आपको किंग मिलेंगे, कितने क्वीन मिलेंगे, और कितने आपको जोकर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेंगे 4। तो मतलब ये 4 मिला के आपको हो गए 12। तो 12 मतलब जैक बोलते हैं उसको, सॉरी नॉट जोकर, तो जोकर भी है। तो अब आप देखिए उसके बाद में है 10, 9, 8 ऐसा करके वो 2 जाते हैं, और ऑफ कोर्स 52 और 4 जोकर भी ऐड करेंगे तो आपको 56 मिलता है। अब एक गेम हम लोग जब भी बच्चे थे तो बहुत सारे अलग अलग गेम खेले रहेंगे, तो मैं भी खेलता था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम, बट जो सिंपल गेम्स है अब जब करते हैं तो आप इसको देखिए कि आपको इसमें हर तरीके के लोग मिलेंगे। आप अगर ये सोचते हो कि यार एक का मतलब इसका ज्यादा वैल्यू है, तो अगर मेरे पास 52 कार्ड जो है उसमें सब एक के मिलेंगे तो यार क्या मजा आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कार्ड का पैक मिला, आप बोलते हैं यार ये फॉल्टी है, इसमें मिस्टेक है, ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे खेल नहीं सकते, इसमें कोई गेम ही नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको एक मिश्रण लोगों का मिलना चाहिए, जिसमें अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग टैलेंट्स के, अलग अलग स्किल सेट के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषाओं के लोगों का अगर आपको एक सम्मेलन मिलेगा तो तब बनेगा टीम। तो यहाँ पर आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रेजेंटेशन देंगे, लोग ज्वाइन करेंगे और वो एक का साबित हो जाएगा, वो एक संजीव शर्मा जी बनेंगे, या परवेश भारद्वाज जी बनेंगे, या रमनजीत सिंह बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये अगर आपको 4 एक के मिलने चाहिए तो आपको कितने कार्ड्स को खेलने की जरूरत है, कितने कार्ड्स को आपको मिक्सअप करना चाहिए, कि कम से कम 52। हो सकता है कि कभी कभी आपको जल्दी भी मिल सकते हैं, कि मतलब आपने 20 कार्ड कर लिया तो 4 एक के मिल गए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये एब्सोल्युटली सही है कि जैसे किसी ने कमेंट भी किया, सोनू प्रजापति जी ने, ये सही है कि आपको जोकर भी मिलते हैं,
और इस इंडस्ट्री में आपको जोकर भी मिलेंगे जो आपकी मतलब आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, बोलता है यार क्या फ्रॉड बिजनेस कर रहे हो, यार ये इलीगल बिजनेस है, ये पिरामिड है, ये मेंबर मेकिंग बिजनेस है, ये बिजनेस चलता ही नहीं है। तो उनको आपको जहां पर आपको एनर्जी स्पेंड नहीं करनी है वहां पे आपको एनर्जी स्पेंड नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जो 8 लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं उन्होंने क्या रीजन दिए हैं उसके ऊपर अगर आप पीएचडी करते हैं, उसके ऊपर आप उसके आंसर से आप मायूस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आप एक गलत दिशा में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है और हो सकता है कि आप इस इंडस्ट्री से भी थोड़ा दूर हो सकता है, इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास आपका उठ सकता है। अगर उनके जो रीजंस जो दिए हुए हैं, अगर कोई भी कमेंट हो सकता है, वो पर्सनल कमेंट भी हो सकता है कई कई बार, या आपके बैकग्राउंड के ऊपर हो सकता है, आपका बॉडी शेमिंग के ऊपर हो सकता है कि अगर आप मतलब ये बोलेंगे कि भाई मैं हमारे पास बहुत सारे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, तो बोलते हैं यार आप इतने मोटे हो तो मुझे क्या बताओगे, तो मतलब इस तरीके के भी कमेंट्स आ सकते हैं। या आप अगर बोलोगे कि आप इसमें से गाड़ी बंगला घोड़ा ये सब ले सकते हो और बोलोगे यार आप तो स्लीपर में आ रहे हो या तो ये आ रहे हो, ऑफकोर्स आपको जैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम मैं बता रहा हूं कि ऐसे भी आपको कमेंट्स आ सकते हैं। तो लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति ने ना बोला अगर उसमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस है, तो डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, तो वहां पर इसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ एक सजेशन आया, मुझे लगा कि ये अच्छा है तो हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या आप लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपके टीम लीडर को, आपके फाउंडर लीडर को या कंपनी के मैनेजमेंट तक आप पहुंचाने के लिए कृपा करें, या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये वर्क एथिक्स हमको इस इंडस्ट्री में डालना जरूरी है। जैसे मैंने वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल दे दिया, पहले उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था, लेकिन आज प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। तो जैसे क्रिकेट के फील्ड में इंडिया एक डोमिनेटिंग फोर्स हो गया है, मेरी पूरी उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया की जो 140 करोड़ की जो आबादी है, पूरे दुनिया के टर्नओवर को, पूरे दुनिया के कंज्यूमर नेटवर्क को हिला के रखने की कैपेसिटी रखता है। और ये शुरुआत हमको करनी है विद द राइट वर्क एथिक्स, और वर्क एथिक्स के लिए हमको सिस्टम को फॉलो करना है। जो हमारे फील्डिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, हेड कोच हैं, उनकी जो बात है वो उनको सुनना पड़ेगा। कि अगर विराट कोहली संजय बांगर को, जो रॉयल चैलेंजर्स क्लब में जो उसके कोच थे, उनको ये बोल देंगे कि भाई आप कितने मैच खेले हो, मैं तो इतने रन बना चुका हूं, अगर वो एटीट्यूड रख के वो अगर खेलेंगे तो वो कोच और प्लेयर का इक्वेशन बिगड़ सकता है। तो इसके लिए एक प्लेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना एक कोच का काम है। तो इसके लिए आपके जो कोच क्यों है, आपके अपलाइन है, आपके जो टीम लीडर हैं, आपके जो फाउंडर लीडर्स हैं, आपके जो मेंटोर हैं, जो कंपनी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सभी आपके कोच होते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल रोल है। क्योंकि आप भी अपने टीम को एक कोच बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो अगर ये करने के लिए अगर आपको ये बेसिक्स कि किस आधार पर इस इंडस्ट्री काम करती है, अगर वो नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि यार मैंने 5 लोगों से बात किया, 5 ने ना बोल दिया। तो आपको खुश होना जरूरी है कि भाई 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस काम कर रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक इसमें देखिए क्या लिखा है, इट्स द लॉ ऑफ एवरेजेस, पुट इन मोर कम आउट विद मोर। एक इंश्योरेंस के एजेंट थे अमेरिका में, बहुत मशहूर इंश्योरेंस के एजेंट थे, और आपको जैसे पता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं आपकी वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज यहाँ पे आपके स्किल्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मतलब आप स्काई इज द लिमिट। आपने देखा वो टाटा का एग्जाम्पल कि भाई जब अफ्रीका में किसी को फुटवेयर बेचने के लिए भेजा, टाटा नहीं सॉरी बाटा ने भेजा था, तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई फुटवेयर नहीं पहनता है, तो इसके लिए वो वापस आ गया मायूस होकर, बोलता है कि इधर मार्केट ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति को जब भेजा तो उसने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कोई फुटवेयर नहीं पहनता है, तो इसके मतलब कि इधर मार्केट ही मार्केट है, मैं नया मार्केट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये देखने का नजरिया है। तो ये माइंडसेट जो कंट्रोल करना ये बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये बिजनेस हम लोग करते हैं इमोशनली, लेकिन ये इमोशंस को कंट्रोल भी रखना बहुत जरूरी है। इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस भी हैं, पॉजिटिव इमोशंस है। पॉजिटिव इमोशंस को आप बढ़ावा दीजिएगा, जो नेगेटिव इमोशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको माइंड कंट्रोल या बहुत सारे जो हम लोग SHPL में जो ट्रेनिंग करते हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें कर लीजिएगा अटेंड, और उसमें इसको उसमें मसल्स बना दीजिएगा। जो मैं वापस आता हूँ इंश्योरेंस एजेंट के बारे में। इंश्योरेंस एजेंट एक इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो एक अच्छी पॉलिसी अगर बेचते थे तो उनको $1000 का कमीशन आता था, $1000। लेकिन उन्होंने जो पहले एक व्यक्ति को काफी ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से, पैशनेटली उन्होंने एक
ये दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, पॉलिसी के प्रीमियम क्या है, उसके बेनिफिट क्या है समझा दिया, और वो व्यक्ति ने उसको बोल दिया कि भाई बढ़िया है लेकिन मैं आपको ये पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब ये व्यक्ति का क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये व्यक्ति का रिएक्शन ये होना चाहिए, मतलब नॉर्मल ये होगा कि नहीं, वो कन्विंस करेगा और बता देगा कि नहीं आपको लेना चाहिए, आपको पता नहीं है कि भाई आप क्या लूज कर रहे हो। उन्होंने कहा कि उसको हक कर दिया, उसको जप्पी लगा दिया और बोल दिया थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे $100 कमा के दे दिए। और जो पॉलिसी जिसने नहीं लिया वो व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित रह गया, उसको आश्चर्य हो गया कि भाई मैंने पॉलिसी नहीं लिया, इसको कैसे $100 मिल गए। तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो ऐसे उन्होंने दूसरे व्यक्ति से बात किया, उसने भी मना कर दिया। उन्होंने पूरी ईमानदारी, ताकत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दिया, पॉलिसी बता दी, बेनिफिट्स बता दी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तो उन्होंने फिर उसको जप्पी लगा दी, बोल दिया $100 आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही करते 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 वो 10 लोगों के पास जब उसने प्रेजेंटेशन दे दिए, पॉलिसी बता दी, तो उन्होंने उसमें से 2 लोगों ने वो पॉलिसीज उसको उसने ली। ठीक है, तो अब 2 पॉलिसी से उसको आते हैं $2000, मतलब $1000 और $1000, $2000 आ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ₹100 इसको कैलकुलेशन के हिसाब से मान लीजिएगा कि $200 आए, ऐसा उन्होंने जप्पे लगा दिया। तो उसका ये कैलकुलेशन था कि अगर मुझे 2 पॉलिसी सेल करनी है तो मुझे 10 प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। सो 10 प्रेजेंटेशन अगर मैं देता हूं तो उसमें से 2 तो लेंगे, क्योंकि ये मुझे बताया गया है कि मुझे ये सिखाया गया है कि लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है। तो इसके लिए अगर 10 लोगों को मैं ईमानदारी के साथ पूरी ताकत लगा के, विदाउट एनी मिस रिप्रेजेंटेशन, विदाउट कुछ भी मैं उनको गलत तरीके से ना समझाते हुए, जो कंपनी के सिस्टम है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे सिखाया है, वो सिस्टम के हिसाब से जब मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया, 2 लोगों ने मुझे पॉलिसी ली, मुझे $2000 आ गए। तो उन्होंने अभी उसको डिवाइड कर दिया कि भाई $2000 करने के लिए मैंने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 10 लोगों को, तो हर एक का एवरेज हो गया 200। तो उनका ये सोच था कि अगर मुझे 8, 9वें या 10वें लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे 10 लोगों का प्रेजेंटेशन का टाइम चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन और तीक्ष्ण या तेज कर देना चाहिए, ये सभी उन्होंने मौका दे दिया। तो उनको वो 9वें और 10वें लोगों को पहुंचाने तक उन्होंने मदद किया। तो वो उनको आभारी रहे और उन्होंने कहा कि आपने मुझे $200 कमा के दे दिए। तो ये है लॉ ऑफ एवरेजेस। तो इसका मतलब यही है कि अगर कई बार हम लोग 2 लोगों से बात, कई बार क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा, यहाँ पे 2 लोग लगते हैं क्वालिफाई होने के लिए, तो मैं पहले मेरे 2 लोगों को ढूंढता हूँ, और उन्होंने प्रेजेंटेशन देके अगर वो ज्वाइन हो गए मेरे साथ तो मैं भी अपनी आईडी डाल देता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ये एक सुइसाइडल स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपने ऐसा सोच के 2 लोगों को, आपको तो कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में इतना प्रेजेंटेशन, मतलब जानकारी तो है नहीं, क्योंकि आप नए नए जुड़े हैं कंपनी के साथ, बस आपने एक प्रेजेंटेशन सुना है। तो आपने अपना बिजनेस को ना समझते हुए, वेबसाइट में ना जाते हुए, ब्रोशर्स को ना पढ़ते हुए, या कॉम्पनसेशन प्लान को ना समझते हुए अगर आपने प्रेजेंटेशन दे भी दिया, हालांकि पहली गलती है, अगर दे भी दिया तो आपके चेहरे में से ये कम्युनिकेशन तो जाता है उन 2 लोगों को कि यार इन्होंने खुद ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि एक चोर जो होता है वो कभी भी आंखों में आंख नहीं बात डाल के बात करता है, क्योंकि उसका थोड़ा सर झुका रहता है। ये हम लोगों ने कोर्ट में, पुलिस वगैरह में देखा है। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज का एक सिंपल तरीका है। तो वैसे ही अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और आप इस तरीके से पोस्ट करते हो कि नहीं मैंने तो ज्वाइन किया, बढ़िया बिजनेस है, इसमें चेक मैचिंग बोनस है, इसमें इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे करके, तो वो आपके आंखों में से ये कम्युनिकेशन पाते हैं कि नहीं आप सच नहीं बता रहे। तो तब वो बताते हैं नहीं नहीं डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, ये वो बहुत सारे आपको रीजंस देते हैं। अब बुनियादी गलती कहाँ है कि आपने कुछ ज्वाइन नहीं किया। तो इसके लिए दोस्तों, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, एसएचपीएल में सच बिकता है, सच के अलावा कुछ भी नहीं बिकता है। तो अगर आप अटेम्प्ट करोगे तोड़ मरोड़ के अपने स्टाइल से करने के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट होगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको इसमें सच होना पड़ेगा। आपको अपने कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्लान के ऊपर, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास होना पड़ेगा। और वो विश्वास आपके चेहरे में देखना पड़ेगा, आपके आंखों में से वो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ओनली 7% वर्ड्स, एवरीथिंग एल्स इज योर टोनैलिटी, कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो हालांकि जूम में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हम लिमिटेशन है, हम लोगों को देख नहीं सकते, तो उसकी कन्वर्शन रेट भी कम है। आप वीडियो बंद करके अपना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं कि अपलाइन को बोलने के लिए नहीं मैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में था,
आपने देखा नहीं मेरा आईडी था, तो ये आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों तो पहला रूल ये है कि आपको ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भाई 10 लोगों को दिया प्रेजेंटेशन और 2 लोग ज्वाइन हुए, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपका सैंपल साइज कम से कम 50 से 100 होना चाहिए। मेरे डायरेक्ट सेलिंग करियर में शुरुआत में एक व्यक्ति थे, उन्होंने करीबन एक 50 प्रेजेंटेशन दिखा दिए और किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो नए थे, ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन है, उनके पास वो स्किल सेट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन उन्होंने एक चीज मतलब ठान ली थी कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अगले 3 साल तक ये हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाऊंगा, हर मतलब प्रेजेंटेशन है, जो भी इवेंट्स है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसको मजा भी आता था, क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए मिलता था। और यहाँ पे जो भी आप सीखते हैं वो अपने निजी जिंदगी में, पारिवारिक फैमिली जिंदगी में, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे ऐसे जो सच्चाइयां हैं वो सबके लिए यूनिवर्सली अप्लाई हो जाती हैं। तो ये करते करते उनको पता चला कि मुझे और थोड़ा लोगों से बात करना चाहिए, उनके स्किल्स बढ़े, और वही व्यक्ति एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर होकर उभर के आ गया 2-3 सालों के बाद में। तो हमारे SHPL वेबसाइट में जो टॉप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर और ऊपर के जितने भी रैंक के जो लोग हैं, उनका हम लोगों ने फोटो भी डाल दिया है, और उनका हम लोगों ने एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी भी डाल दिया है। आप देखिए, उसको पढ़िए, हालांकि वो इंग्लिश में है, सिंपल इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। उसमें हर व्यक्ति मोटा मोटा मतलब जो 20 आउट ऑफ 26, 23 अभी हैं, 23, 22, 2-3-4 और अभी डाल देंगे हम लोग। तो ये इसमें हर व्यक्ति बोलता है कि पहले 2 या 3 साल मेरे बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल एंड एरर किया, तो इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बिजनेस में फोकस रखा, और जो सिस्टम में जो उनको सिखाया गया तो उसको करते गए, एंड उनको रिजल्ट्स आते गए। क्योंकि इस बिजनेस में आपको पकड़ बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर द लॉ ऑफ एवरेजेस। मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट हूं, तो जब मैं कॉलेज करता था तो हमको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल एक कंचे से, जो मतलब बोलते हैं ना कि जो मार्बल्स हैं, उससे एक हमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रहता था कि आपको वो कंचा यहाँ से एक स्ट्रक्चर है, वहां पे इतनी बार छोड़ना पड़ता है, तो कितनी बार वो हिट करता है। तो आप देखोगे वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी था। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ एवरेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे सर्वाइव करते हैं, अगर आप 5,000 या 10,000 का मेडिक्लेम का प्रीमियम देते हो, लेकिन आपका जो सेटलमेंट होता है वो लाखों में होता है, वो कैसे कर सकता है? क्योंकि वो भी एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है कि दुनिया के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स है मेरे कंपनी में, वो एक ही दिन उनको हादसा नहीं होगा, या वो एक ही दिन नहीं मरेंगे। तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए वो एक बहुत ब्रिलियंटली एक प्रोडक्ट को डिजाइन करके IRD के पास जाते हैं, IRD उसकी फिजिबिलिटी देखता है और उसको बाद में उसको अप्रूव करता है, उसके बाद में आप सेल कर सकते हैं इस पॉलिसी को। सो दोस्तों, व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट हियर इज दैट कि आपका सैंपल साइज 100 लोगों का अगर है, तो इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस ना होने से, मतलब सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब सक्सेस ना होने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रणनीति, स्ट्रैटेजीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ लोगों ने दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोडक्ट रेंज के साथ ये देखा है, एंड ये इसका निचोड़ है। सो रिमेंबर दिस रूल, इसको विंसेंट पैरेटो रूल भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड 80-20 रूल। मतलब कि कोई भी अगर आप बिजनेस करोगे तो उसमें 80% लोग जो हैं वो 20% ही आउटपुट देते हैं, और 20% लोग जो हैं वो आउटपुट देते हैं 80%। तो आप जो पैक ऑफ कार्ड्स में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप मतलब वैल्यू देखोगे, ये जो 4 कार्ड्स हैं, ये 4 कार्ड्स अगर उसका वैल्यू 20 है तो 80 हो जाते हैं। के जो किंग है उसका 15 है तो 60 हो जाते हैं। क्यू जो है उसका 10 है तो वो 40 हो जाते हैं, और जे जो जैक है उसका 5 है तो 20 हो जाते हैं। देखिए, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आपके टीम में भी टीम लीडर अगर आपको उभर के आना है, ठीक है, ये लॉ ऑफ एवरेजेस आगे भी जाता है कि जितना अगर 100 लोग ज्वाइन भी हुए, जरूरी नहीं है कि 100 लोग भी आपके साथ काम करेंगे। 80% विल लीव द बिजनेस इन द फर्स्ट 90 डेज। तो पहले 90 डेज में, क्योंकि वो सीरियस नहीं है बिजनेस में, वो क्यूरियस है कि भाई देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो क्या हुआ, 7,500 रुपये दिए तो प्रोडक्ट भी बल्ले बल्ले आ गए, घर पे यूज कर लिए। तो वैसे भी मैं सुपरमार्केट से, डिपार्टमेंटल स्टोर से तो वैसे भी लेने वाला था। तो वो कैजुअल बिजनेस है, वो सीरियस नहीं है, वो क्यूरियस है, वो ट्राई करते हैं।
तो जिंदगी में ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो नहीं होगा। आपको ट्राई तब तक करना पड़ेगा जब तक जिंदगी में आपको जो मंजिल तक आप नहीं पहुंचते। तो इसके लिए दोस्तों द लॉ ऑफ एवरेजेस इज द फर्स्ट एवरेज, ये आपको देखना पड़ेगा। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद अ नेगेटिव फीडबैक ऑफ एनी पर्सन। अगर उसमें से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, ऑफ कोर्स वी विल टेक इट, बट अगर नहीं है तो डोंट वरी, मतलब उनके बारे में आप पीएचडी ना करो, उसके बाद में घर पे मायूस नहीं हो रहा उसने ऐसा कैसा बोल दिया। यार भाई, उसका हक है, उसका कम्युनिकेशन, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र, उसने बोल दिया। आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस के लिए उन्हीं दो लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपके काम में, बिजनेस में हाथ बटाएंगे और आपका टीम को बड़ा कर देंगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज, दिस इज लॉ नंबर 1। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस कि लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है? कि अगर आपके ऑफ कोर्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि आपको लिस्ट कैसे बनाना है, आपको किस तरीके से इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन ये सब करने के टाइम पे आपको ये बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। थोड़ा आपको टफ वर्ड रखता रहेगा लेकिन सिंपल है। डिलेड मतलब कि लेट हो गया, लेट आता है, डिलेड, बस लेट हो गया, डिले हो गया, फ्लाइट डिले हो गया। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ग्रैट मतलब ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आपको जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ा सा लेट आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि कभी कभी कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी कहावत है कि भाई जो बॉस जो लोग होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई, मतलब जस्ट एज एन एनोलॉजी, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कि भाई आप यू एक्सपेक्ट 1 बेबी इन 1 month फ्रॉम 9 वुमन, मतलब 9 लोग, 9 वुमन, 9 औरतें एक महीना एक बच्चे को प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी नहीं कर सकते, विच इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो एक ही व्यक्ति से 9 महीने का तो मिनिमम टाइम लगता है। सो दैट इज द जेस्टेशन पीरियड फॉर एनीथिंग। अगर आपने आज आम की गुठली जमीन पे डाल दी, कि ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर आपको उसके फल मिलेंगे। तो हर एक चीज के लिए अपना एक जेस्टेशन पीरियड होता है, उसका अपना टाइम लिमिट रहता है कि जब तक उसका नर्चरिंग करना है, उसको मैन्यूवरिंग करना है, उसको जो चीजें देनी है वो सब देने के बाद में आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब इसमें से फ्रूट्स आने का टाइम है, इसमें से रिटर्न्स आने का टाइम है। वो बिजनेस हो या प्लांट्स हो या क्रॉप्स हो या आपके एग्रीकल्चरल के जो भी चीजें आप करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, विल पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मोटिवेटेड होकर रहना पड़ेगा, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, आपके गोल्स के ऊपर आपका लक्ष्य रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन और इस के साथ आपको प्रोग्राम अटेंड करने, सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत पेशेंस की जरूरत है, हार्ड वर्क की भी जरूरत है। लेकिन ये लॉ ये बताता है कि अगर गीगो प्रिंसिपल के ऊपर इस बिजनेस को चलता है, गीगो, GIGO, गोल्ड इन गोल्ड आउट, ओके, और गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। मतलब आपने अच्छी मेहनत के साथ गोल्ड जैसा काम किया है तो आपके रिजल्ट्स भी गोल्ड तरीके से हो जाएंगे, आपका रैंक भी बढ़ जाएगा। डायमंड हम लोग पहला रैंक है तो उससे आप आगे बढ़ जाएंगे और आप सीनियर रैंक पहुंचेंगे। लेकिन आप ये जल्दबाजी करते हो कि नहीं नहीं, मुझे पहले महीने ही डबल क्राउन एम्बेसडर बनना है, तीसरे महीने में यूनिवर्सल जाना है, और आप पेशेंस नहीं रखते हो, तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो नियम है उससे आप चूक जाते हो। इसका मतलब ये है कि आप पेशेंस नहीं है, ये बिजनेस पेशेंस का है। अब देखिए, क्रिकेट की बातें की मैंने, मैं क्रिकेट का एक दीवाना हूँ, फैन हूँ। तो आप देखिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। 2 दिन पहले, या 2 दिन नहीं, कल मेरे ख्याल से जो इंग्लैंड का जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, अगर आपने इसकी खबर रखी हुई है, 4th इनिंग्स के टेस्ट मैच में वो क्रिकेट स्किल से भी ज्यादा आपके ऊपर मानसिक दबाव रहता है। आप अपने मन में सोचते रहते हो कि क्या मैं विन हो सकता हूं, मेरी विकेट जाएगी, तो इसकी वजह से आप अपना फोकस खो देते हो और ज्यादातर लोग 4th इनिंग्स में बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन कल जो मैच हुआ था, कल या परसों जो मैच हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ रन्स बहुत आसानी से कर दिए। दैट्स बिकॉज उनके पास वो एक माइंडसेट था। तो इसके लिए यहाँ पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्री में एक एग्जांपल हर व्यक्ति बताता है, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ द चाइनीज बैम्बू ट्री। चाइनीज बैम्बू की स्टोरी आप सभी लोगों ने सुना भी रहेगा, कई सारे लोगों ने अपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को बताया भी रहेगा। बात सिंपल ये है कि चाइनीज बैम्बू जो है, आप अगर जमीन में रखोगे, उसकी परवरिश करोगे, सब कुछ करोगे, तो 1-2 इंच भी नहीं आता है 1 साल में पूरे। तो आप काफी निराशाजनक हो सकते हैं कि भाई ये क्या ट्री है, इसका मतलब इतनी मैंने इसको परवरिश किया, उसको पानी डाल दिया, उसको जो अपने एग्रो केयर के प्रोडक्ट्स है सब डाल दिए, लेकिन इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे साल में भी अगर आप मेहनत करते रहोगे तो अभी आपका थोड़ा सा ग्रोथ दिखेगा, 1 फीट हो जाएगा। फिर भी आप 2 साल की मेहनत में यार
इतने मतलब मैं SHPL कर रहा हूँ 6 महीने से, अभी भी यार मैं क्राउन डायमंड ही हूँ यार, मेरा इनकम महीने का 20-25 हजार रुपए से ऊपर नहीं गया, नो प्रॉब्लम, बी पेशेंट। क्योंकि ये बिजनेस मनी सर्कुलेशन का नहीं है, ये बिजनेस पिरामिड स्कीम नहीं है कि भाई जहां पे पैसे आपको 3-4 महीने में डबल करने और दूसरा बिजनेस ढूंढना है। अगर ऐसा करते हैं तो इट्स अ सुइसाइडल बिजनेस अप्रोच इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि आपका ना रेप्यूटेशन बनेगा, ना आपका फाइनेंशियल वेल्थ बनेगी, ना आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी या स्किल्स बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की फिलॉसफी है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज अ लेजिटिमेट बिजनेस, एथिकल बिजनेस, जहां पर आप एथिकली लोगों को एम्पावर करोगे, कि सेल्स नेटवर्क बनाओगे और उनको इंडिविजुअली उनको प्रोफेशनली ट्रेन करोगे और आप बताओगे। तो ये चाइनीज स्टोरी की अगर बात आगे बढ़ा दें तो ऐसे ही आप परवरिश करते रहोगे, तीसरे चौथे पांचवें साल में वो इतना शूट अप हो जाता है कि आप दंग रह जाओगे देख के कि भाई ये 200 फीट 300 फीट 500 फीट अगर ऊपर ग्रोथ हो जाता है, जब भी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। डायरेक्ट सेलिंग का लास्ट टाइम आप लोगों ने जो बात किया था, मैंने एक चार्ट भी दिखा दिया था कि इस इंडस्ट्री में पहले 2 या 3 साल आपको स्टूडेंट बन के स्टूडेंट की स्टाइपेंड से आपको मैनेज करना है। अगर इसमें ये कला है, ये पेशेंस है, या आपके पास ये कैपेसिटी है, तो आप ये बिजनेस में इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मैंने मेरे 22 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो 10 साल 15 साल मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग उनको मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये कुछ काम का नहीं है, इसके बैग में 10 ब्रोशर रहते हैं, 600 रुपए का प्लान करने के लिए एक ब्रोशर, 6000 का प्लान एक ब्रोशर, 60,000 का और एक ब्रोशर, कोई रीजनल कंपनी, कोई नेशनल कंपनी, कोई इंटरनेशनल कंपनी, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कोई डिजिटल कंपनी, ऐसे मतलब वैरायटी के लोग ऐसे मॉल चलाते हैं, MLM मॉल चलाते हैं अपने बैग में। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनको विश्वास है और उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, कुछ भी है, मेरी स्ट्रैटेजी में गलती है, लेकिन मैं इंडस्ट्री से बाहर नहीं होगा, इंडस्ट्री में मैं डेफिनेटली करूंगा और पेशेंस रखूंगा। अगर आपने कहीं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसने रणनीति बदल दी, उनका जैकपॉट लग गया है, क्योंकि उनको एक ऐसी कंपनी मिल गई, उनको एक ऐसा बिजनेस मिल गया जहां पे उनकी जो गलतियां कर रहे थे उनको सबको सुधार के उन्होंने नई स्ट्रैटेजी अपना दी, एंड दे बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास उन्होंने बुरे वक्त देखे हैं। एंड दैट इज पॉसिबल इन SHPL, क्योंकि SHPL में एक बुनियादी लेवल में जो कंपनी में जरूरत है, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रोडक्ट रेंज एंड एन एक्साइटिंग बिजनेस प्लान जो आपको जनरसली पे करता हो, एंड अ वेरी गुड ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, ये सभी है। तो इसके लिए आपको चाइनीज बैम्बू का एग्जांपल लेना पड़ेगा कि भाई आज थोड़ा धीरे हो रहा है बिजनेस, नो प्रॉब्लम, मुझे मैन्यूवरिंग करना है, मुझे नर्चरिंग करना है, उसको मुझे खाद देना है, मुझे उसको पानी डालना है, उसको सनलाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा देना है, ये परवरिश करो, परवरिश करोगे तो उसके फ्रूट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, सो लेट्स गो टू द थर्ड लॉ। पहला है लॉ ऑफ एवरेजेस, सेकंड है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और ये हर बिजनेस में है। थर्ड लॉ इज टू अर्न यू मस्ट लर्न। अब ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है बहुत सारे लोगों के लिए। अब देखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी एक प्रोफेशन में हो सकते हैं। हर दिन उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में नयापन आता है। गवर्नमेंट अगर समझ लीजिए बजट पेश करता है तो नए नए रूल्स को लेके आता है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिट हैं, आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये बजट का मुझे मतलब नहीं है, मैं तो 2005 में से मैं CA बना हूं तो तभी के रूल्स है, नहीं है, यू आर आउटडेटेड। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी नए कानून आते हैं। जब 2016 में गाइडलाइंस आ गया, 2021 में रूल्स आ गए, तो उसमें काफी कायदे कानून है, जिसमें जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, जिम्मेदारी बनती है डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स की, उसकी कम्युनिकेशन में उनको क्या बोलना है नहीं बोलना है उसमें पाबंदी है, उनका अप्रोच कैसे जाना है नहीं जाना है उसमें पाबंदी है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर दिन अपडेटेड रहना पड़ेगा। फॉर दैट यू गॉट टू बी कोचेबल। अब ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है या ओरिएंटेशन है, तो कई सारे ऐसे लोगों को लगता है नहीं नहीं ये जूनियर लोगों के लिए है। इस बिजनेस में कोई जूनियर सीनियर नहीं रहता है, गलत टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल से। यहाँ पे वही व्यक्ति रहता है कि जो या बिजनेसमैन है या नहीं है। ये जो आप बोलते हैं कि अपलाइन है या डाउन लाइन है, ऐसा कोई अप डाउन नहीं है। कहाँ है वो जीनियोलॉजी? विजुअल जीनियोलॉजी में आपको दिखता है, इट्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आपको दिखाने के लिए कि भाई किसने किसको रिप्रेजेंटेशन किया। आई बिलीव दैट देयर आर टीम लीडर्स। आप टीम लीडर्स हैं और बाकी सब पार्टनर्स हैं। ये माय सक्सेस पार्टनर, आप बोल दीजिए कि हम साथ में काम करते हैं। यहाँ पे कोई डाउन लाइन नहीं है। क्या डाउन है?
हम लोग मतलब कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, सब कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, कोई ऐसा ऊपर नहीं फर्स्ट फ्लोर में बैठता है, कोई जमीन पे बैठता है कि पहले वो डाउन में बैठा है, डाउन लाइन है, ऐसा नहीं है। माय फंडामेंटल बिलीफ इज दैट इट्स अ लाइक माइंडेड लोगों का बिजनेस, जो जिंदगी में जो सर्वाइवल है उससे ज्यादा लाइफस्टाइल में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग नियर एंड डियर वन है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। बहुत सारे लोग आज फिलॉन्थ्रफिक काम करते हैं। आपको कितनी जरूरत है? देखिए, बिल गेट्स करोड़ों में पैसा कमाते हैं, मिलियंस ऑफ पैसा कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं? वो इंडिया में आके एड्स का ट्रस्ट चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं दुनिया भर में। अब तो वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। तो एक हद तक एक व्यक्ति को पैसों से जिंदगी में काफी एक किक मिलती है, लेकिन जब आपने वो कमा दिया तो आपके फोकस चेंज हो जाता है, आपके वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, आपकी फिलॉसफी चेंज होती है। वो थ्रिल जो है पैसा कमाने का एक हद तक होना चाहिए, तो वो कमाना जरूरी है। वो अगर नहीं कमाएंगे तो आप जो वो काम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे फिलॉन्थ्रफी के। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि यार फिलॉन्थ्रफी छोड़ दो और हमको कमीशन आ जाना। कई सारे चैरिटी, हम लोग कभी बोलते हैं कि भाई आप आगे जाके चैरिटी भी कर सकते हैं, तो अभी लगता है कि भाई चैरिटी हम करना छोड़ दो यार, हमको कोई चैरिटी दे दे तो अच्छा है, हमारी फटी बड़ी है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ये इसके लिए होता है क्योंकि हमारे कोचेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी है। तो डिमांड फॉलो थ्रू, लुक फॉर कोचिंग रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शंस, सीक कोचिंग फ्रॉम मेनी पीपल। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेट के भगवान हैं, लेकिन उनके 28 कोच हैं, क्योंकि वो अलग अलग बिजनेसेस करते हैं, उनमें वो माहिर नहीं है। रेस्टोरेंट के बिजनेस में उनके अलग कोच हैं, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके अलग कोच हैं, ऑडिट टीम है, उसके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए उसके अलग एक्सपर्ट्स हैं। तो हर एक फील्ड में हमको कोचेस की जरूरत है। तो इसके लिए आज क्रिकेट में पहले एक कोच हुआ करता था, अभी फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, आपके बैटिंग कोच। बैटिंग कोच की एक मानसिकता, उनके स्किल सेट्स अलग होते हैं। तो इसके लिए सीक एज मेनी कोचेस, डोंट ट्राई टू बी अ कोच विदाउट यू लर्निंग। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास एडेक्वेट स्किल्स नहीं है, अगर आप अपने आप को कोच प्रेजेंट करते हो तो यू विल बी अ पुअर कोच। आप मतलब अपने बोलने से नहीं होते हैं, वो आपके कामों से और आपकी डिलीवरी से होता है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए बीइंग कोचेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेजर रीजंस। और रॉबर्ट कियोसाकी इसको कहते हैं कि आज अगर बिजनेस में लोग फेल होते हैं बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू लर्न। अगर आप डॉक्टर बने हैं 90s में, तो आपको भी कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम सीईपी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और जो नए नए टेक्नोलॉजीज हैं, नए नए बीमारी हैं, इसके बारे में आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी जो कानून आया उसके बारे में इतने वेबिनार्स कर रही है, और इंडस्ट्री के जो भी बिजनेसेस हैं, वहां पे फिक्की है, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एसोचैम है। आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज क्या हो रहा है, जो एसोचैम में लास्ट वीक 2-3 दिन पहले एक वेबिनार को अटेंड किया था। आई वाज आल्सो वन ऑफ द इनवाइटी। तो हम लोगों ने वहां पे इंडस्ट्री के जितने भी लोग, उसमें लॉयर्स हैं, उसमें कंपनी के ओनर्स हैं, उनमें कंसल्टेंट्स हैं, हम लोगों ने चर्चा किया कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, क्या चैलेंजेस हैं, कानून आने के बाद में भी कभी मीडिया में रिपोर्ट आते हैं तो इसमें से क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आ जाते हैं। इसको हम लोग आकलन करते हैं और स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। तो एक गुड न्यूज ये है कि इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे, इसमें करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि 130 साल का हिस्ट्री है, 250 कंट्री में इस बिजनेस को बाकायदा सालों से लीगली एथिकली करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी खास करके लास्ट 2-3 साल का परफॉर्मेंस देख के, जो इसमें से जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर को पैसा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्किल सेट मिलता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जो प्रमोट करते हैं, इसको सबको देख के इसको भी लीगल करार दिया है। सो दैट मीन्स द इंडस्ट्री इज हियर टू से। सो अगर आप कोचेबल नहीं है तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कैसे करोगे? आप अब देखिए, मैंने पता नहीं एक वेबिनार में कहा था, आप पृथ्वी शॉ और रिकी पॉन्टिंग जो एक टीम में खेलते हैं आईपीएल में, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्रिकेट का। तो वहां पे रिकी पॉन्टिंग ने पृथ्वी शॉ के बारे में बताया था कि इज नॉट कोचेबल, क्योंकि मैंने कुछ उनको सजेशन दिया तो उसने बोल दिया नहीं आपकी जरूरत नहीं, मैं मेरे हिसाब से खेल दूंगा। तो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड क्योंकि बहुत यंग है, और रिकी पॉन्टिंग एक अकम्प्लिश्ड पर्सन है। तो उनको उन्होंने जिस तरीके से कहा तो उनको उनके बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं थी, और ये उनके सिलेक्शन में, उनके करियर में असर पड़ता है बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। तो इसके लिए आर यू कोचेबल एंड व्हाई यू शुड केयर? बिकॉज अगर आप अनकोचेबल हैं, इट्स अ फिक्स्ड माइंडसेट। आप एक अपने दुनिया के अंदर रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने के लिए, यार तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं,
ऐसे ऑफ कोर्स बोलते नहीं है शब्दों में, लेकिन ऐसे एटीट्यूड, ऐसी फीलिंग्स आती है विच इज नॉट रियली गुड फॉर योर ओन ग्रोथ। आप ऐसे रख सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात आती है, वो आती है ईगो। कई बार ऐसा लगता है कि भाई मेरे से लेस क्वालिफाइड या मेरे से लेस एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों से अगर कुछ पते की बात आती है, लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपना स्वाभिमान थोड़ा मतलब कटघरे में है। तो इसके लिए देखिए, स्वाभिमान या सेल्फ एस्टीम और ईगो में थोड़ा फर्क है, उसको आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए। तो यू हैव योर सेल्फ एस्टीम विच इज हाईली एडवाइज्ड, बट आपको अपना ईगो को 2 3 4 5 साल ऐसे अंदर रख देना चाहिए। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन यू बीन देयर डन दैट, किए हैं, आप डिक्टेटिंग टर्म में हैं, तब आप अपना ईगो दिखा सकते हैं थोड़ा कुछ, बिकॉज लोग आपको नापसंद करते हुए भी हो सकता है आपको जेल लेंगे। तो इसके लिए कोचेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू लर्न, टू अर्न यू मस्ट लर्न। तो कहां से सीखेंगे? आपके वेबसाइट में जाइए, पूरा वेबसाइट को पढ़ लीजिए। अभी हम लोगों ने इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी किया है, तो इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपके अभी ब्रोशर्स बनाए हुए हैं, उसमें पढ़ लीजिए। जो इवेंट्स है कंपनी के, आइए, पैसे खर्च कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको चाइनीज बैम्बू का वो इफेक्ट चाहिए तो अभी थोड़ा परवरिश करना पड़ेगा, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, सनलाइट देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। सो हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, हैव अ ओपन माइंडसेट। सो लेट्स गो टू द फोर्थ लॉ। ये एक बहुत बढ़िया पिक्चर मुझे लगा कि आप देखिए, लाइफ में अगर आपके पास बहुत वेल्थ है, दैट इन इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट। अब देखिए नीचे क्या कमेंट लिखेंगे, टू मच मनी ब्लॉक्स योर विजन ऑफ लाइफ। अब विजन एक लाइफ का एक विंडो है, वो आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपको लाइफ पूरा एंजॉय नहीं कर सकते। ओनली पैसा पैसा पैसे की बात करोगे तो। अगर आप एजुकेशन अलोन, अगर ओनली एजुकेशन की बात करोगे, नहीं मैं ट्रेनर हूं, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, नहीं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत कम जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। एजुकेशन अलोन गिव्स यू लिमिटेड व्यू। लेकिन आप एजुकेशन एंड मनी दोनों का अगर बैलेंस है, तो देन इट पुट्स यू ऑन अ बैलेंस लाइफ। यू कैन एंजॉय लाइफ। आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, एंड आपके पास बहुत अच्छा हेल्थ भी है, बिकॉज व्हेन यू हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज यू कैन ईट न्यूट्रिशियस फूड। अच्छे सप्लीमेंट्स को आप ले सकते हैं, अपना प्रिवेंटिव प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर का कर सकते हैं। अभी जिनोमैक्स के बारे में बात करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है वो तो एक्सपेंसिव है, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन कल डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं, आपको हिप की थेरेपी करनी पड़ेगी, आपको इधर 2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। बेग बोरो स्टील लोग जाके जमा करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा है, हमारे पास साथ इतने डॉक्टर्स काम करते हैं, वो बोलते हैं कि जब हम लोग सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, बोलते हैं बहुत महंगा है। जब डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आईसीयू में आपको 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, आई वाज इन हैदराबाद इन ग्लोबल हॉस्पिटल एक मंथ बैक, तो वहां पे मैं इमरजेंसी मेडिकल वार्ड में जाके रात को मैंने बात किया। वहां पे मैंने पेशेंट्स को देखा कैसे एम्बुलेंस आते हैं, पूरा मतलब एम्बुलेंस से सीधा वार्ड में इमरजेंसी पूरा लगा देते हैं। और वो वहां पे वो जो लोग लेके आते हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इतना जमा कर दो, 5 मिनट में आ जाता है, गूगल पे से इससे उससे आ जाता है। क्यों? जान बचेगी तो चलो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सी दैट वी नीड टू हैव अ बैलेंस। एंड लास्ट, a life without education and money leaves you in the dark। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एंजॉय नहीं कर रहे हैं। लेस इन्फॉर्म्ड पीपल, महीने के 5,000 रुपए भी यहाँ बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, लाइफ है, मतलब अपने लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये मकसद नहीं है लाइफ का। तो दोस्तों, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ लॉ, ठीक है, रश, द फोर्थ लॉ इज इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। अगर समझ लीजिए कि फिर क्रिकेट का एग्जाम्पल है, एक साइड पर एक, क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एक साइड में क्रिकेट खेलते हैं, जब ये 2 स्ट्राइकर है, नॉन स्ट्राइकर है। एक जगह पे क्रिकेट खिलाड़ी है, हम मानते हैं कि बुमराह है, ठीक है, इज द लास्ट बैट्समैन। दूसरे साइड में है विराट कोहली एंड ही इज एट 199 नॉट आउट, टेस्ट मैच है। लेकिन एक बॉल में बुमराह आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब टीम ऑल आउट हो गया। अब विराट कोहली महान खिलाड़ी हैं, नॉट आउट भी हुए हैं, लेकिन रूल ये बोलता है कि भाई आपको सीधा पेविलियन डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक पार्टनर नहीं है, आपके पास दूसरे स्ट्राइक में खेलने वाला प्लेयर नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये अकेला बिजनेस करूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ टीम वर्क। आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, अगर आपके पास एक अच्छा टीम नहीं है तो आप टीम में काम नहीं कर सकते, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए टीम वर्क करना पड़ेगा। अभी टीम वर्क करने के लिए ये हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है, सुना है, टुगेदर एवरीवन achieves more। so together everyone achieves more, ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई चीजें आ जाती हैं तो हम लोग हमारे ईगो को, हमारी फिलॉसफी को, हमारे स्ट्रैटेजी को आगे रखते हैं, बोला ये काम करेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में आप अपने मतलब टीम लीडर से, आपने फाउंडर लीडर से, कंपनी से, कोई भी आपको लगता है कि ये रिसोर्सफुल व्यक्ति है, मुझे मेरे ग्रोथ के, बिजनेस के ग्रोथ के लिए मदद करेगा, उनसे सीखिए। बहुत सारे किताबें हैं,
वी आर सो लकी, हम लोग एक ऐसा एरा में जीते हैं कि जहां पे आप गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया का भंडार है, तो वहां पे सही इंफॉर्मेशन को आपको लेना बहुत जरूरी है। आज आपको मोटिवेट होने के लिए कहीं सेमिनार्स के लिए पैसे दे के टिकट लेके जाने की भी जरूरत नहीं। आप यूट्यूब में आप सर्च करो तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि अभी बिजनेस मॉडल्स चेंज हुए हैं, तो आपको फ्री इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना और इसको प्रोसेस करना वो आपको डेफिनेटली जरूरी है, करना है। सही है संजय अडक जी कि वी नीड टू हैव कोहेसिवनेस, वी नीड टू हैव सिनर्जी, वी नीड टू हैव सिंक्रोनाइजेशन। जैसे आपने देखा कि जो ओपेरा होते हैं, जो वहां पे अगर सिम्फनी बोलते हैं उसको, सिम्फनी, वहां पे 100 200 300 इंस्ट्रूमेंट्स एक ही मतलब रिदम में जब करते हैं तो सिम्फनी बन जाती है। अगर मतलब व्हाट म्यूजिक का डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट नॉइजेस साउंडिंग इन अ वेरी साइंटिफिक वे इन अ टैंडम, मतलब कि वो अपने नोट्स के हिसाब से ही कर लेते हैं, तो तभी सॉन्ग बन जाता है। सो देयर इज म्यूजिक भी नॉइस है और सॉन्ग भी, या म्यूजिक और साउंड दोनों नॉइस है, लेकिन एक म्यूजिक सुनता है क्योंकि वहां पे कोहेसिवनेस है, एक दूसरे के टाइमिंग, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को, और वो कोऑर्डिनेशन है। तो ये अगर होगा, क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रेजेंटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इवेंट मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो आपको बैकग्राउंड में काम करेंगे, वो लाइमलाइट में नहीं आएंगे। पर्सनैलिटी अलग की अलग अलग होती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके टीम में वो आइडेंटिफाई करना, जो आपके टीम में जोकर भी आ सकते हैं, दुक्की भी आ सकता है, तुक्का भी आ सकता है, 8-10 भी आ सकता है, और आपको जैक, क्वीन या किंग और एस भी आ सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना आपकी कला है। फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग। ऑफ कोर्स टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अगर आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं, वो अगर आपका टीम वर्क नहीं है, वो साकार नहीं हो सकते। यू विल नॉट बी एबल टू अचीव, यू विल बी एबल टू अचीव ओनली इफ देयर इज अ टीम वर्क। टीम वर्क में कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, कभी आपको मतलब जो आप गलत ना होते हुए भी आपको गलत अगर साबित किया जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा झुकना भी पड़ता है, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डिंग अ गुड टीम। आप देखिए क्रिकेट टीम में भी कभी कभी थोड़ी अनबन बनती है, बट देन ऑफ कोर्स दे आर ऑल वर्किंग आउट। ऑफ कोर्स कभी वो गॉसिप हो जाता है, बट फोकस ऑन द डिजायर, फोकस ऑन द ड्रीम, बिकॉज ड्रीम वर्क तब हो जाता है जब हम लोग टीम वर्क करते हैं। एंड फ्रेंड्स, द लास्ट लॉ ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट कि इंडस्ट्री में दो ही ऑप्शन है, या तो आप जीत सकते हैं, या आप ये बिजनेस को क्विट कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगर ये आप बिजनेस करते रहे तो इस बिजनेस को आप असफल होने का चांसेस नहीं है। आप मुंबई लोकल में ट्रेन में कभी आपने ट्रैवल किया रहेगा, तो अगर आपको अगर कहीं एक स्टेशन में उतरना है और एकदम ट्रैफिक मतलब भीड़, पीक आवर्स हैं, तो आपको उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग उतरने वाले हैं कि आपको सीधा नीचे लेके आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज अ वेव, देयर इज एन एनर्जी। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। जब एक कंपनी के प्रोडक्ट्स, बिजनेस ये पॉपुलर हो जाते हैं, एक माहौल बन जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है, तो वो आपको साथ में लेके जाता है। आपको बस उस माहौल में रहना है, आपको क्विट नहीं करना है। आप समुद्र तट में जाते हैं, बीच में जाते हैं, मतलब इंग्लिश का बीच, तो इंग्लिश का बीच में जब जाते हैं, तो अब जब समुद्र में अगर आगे चल के जा सकते हैं, तो वहां पर जब लहरें आती हैं बहुत तेज से, आपको मतलब अपना तट तक आपको वो पुश करते हैं, क्योंकि इट्स अ वेव, वेव में एनर्जी होती है। तो एसएचपीएल की वेव अभी स्टार्ट हो गई है। एसएचपीएल ने 4 साल में एक बहुत अच्छा फाउंडेशन कंपनी ने डाला हुआ है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स गोपाल सर ने अपनी मेहनत से अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा पैकेजिंग, प्राइसिंग सब किए हुए हैं। पूरा मैनेजमेंट सिस्टम में और सुधार करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सो दैट सर्विस लेवल में कोई कमी नहीं रहे, और इसके लिए सब हम लोग कर रहे हैं। सो देयर इज अ वेव, और ये वेव के विजुअलाइज करते हुए ही गोपाल सर ने कहा कि इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25-26, इन द नेक्स्ट 3 years 4 years, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसएचपीएल विल बी वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज। वो कॉन्फिडेंस उनको कहां से आता है? वो ऐसा डे ड्रीम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आज मेहनत कर रहे हैं। आज भी मेरी जब उनसे बात होती है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ही इज अ लिविंग एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस कि यंग है, डायनामिक है, विजनरी है। तो ये इस इंडस्ट्री में लगातार, उनका भी 22-23 साल इस इंडस्ट्री में तजुर्बा है, तो ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। सो इसके लिए डोंट क्विट द बिजनेस। मैं आपको आखिर में एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस आज मैं क्रिकेट की थोड़ी ज्यादा चर्चा कर रहा हूं, तो आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो। और ये वीडियो है, अगर आप देखते हैं,
इस व्यक्ति की जो आप शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर या बड़े खिलाड़ी नहीं है, बट देन द नेम ऑफ दिस पर्सन इज मारवन अट्टापट्टू। मारवन अट्टापट्टू एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं श्रीलंका के, और उसकी क्या स्टोरी है ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। बच्चे ने उनसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस नेहरू रशिया दौरे, जीतने वालों को मेरा सलाम। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू रशिया दौरे पर थे और वे वहाँ बच्चों से मिले, एक बच्चे ने उनसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस यानी सफलता का राज पूछा। जवाहरलाल नेहरू बोले, बस ये 7 शब्द, कभी भी हार मत मानो। ऐसी ही एक कहानी जो अक्सर हर्षा भोगले सुनाते हैं, कहानी श्रीलंकाई क्रिकेटर मार्विन अट्टापट्टू की। तो आइए शुरू करते हैं। अट्टापट्टू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जोरदार खेल दिखाने के बाद टेस्ट करियर की शुरुआत की और पहले मैच की दोनों इनिंग्स में डक पर आउट हुए। उन्हें तत्काल ड्रॉप कर दिया गया। मार्विन अगले ही दिन नेट प्रैक्टिस पर पहुंचे और दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना जी जान झोंक दिया। बढ़िया रन बनाते गए और अगले सिलेक्शन का इंतजार करने लगे। 21 महीने लगातार परिश्रम के बाद उन्हें फिर मौका मिला। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैच की पहली इनिंग्स में डक और दूसरी में एक ही रन बना पाए। वे फिर ड्रॉप कर दिए गए। 2 टेस्ट मैच का फेलियर बहुत भारी लग रहा था। मार्विन वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जुट गए और 17 महीने बाद उन्हें फिर मौका दिया गया। मार्विन को पता था ये मौके बार बार नहीं मिलते। बदकिस्मती से टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में वे खाता ही नहीं खोल पाए। वापस ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, लोकल और स्टेट मैचों में लग गए। कई बार निराश होते थे क्योंकि फर्स्ट क्लास में उनका रिकॉर्ड लाजवाब था, इसलिए उन्हें 3 मौके मिले थे। वे अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या छूट रहा था। इस पर अब लोग कहने लगे थे कि कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल मैच का प्रेशर नहीं झेल सकते, कि कुछ प्लेयर्स की टेक्निक इंटरनेशनल लेवल की नहीं होती, कि बेटा आप कुछ और करने की सोचो। 3 बार के बाद तो सिलेक्टर्स आपकी ओर आंख उठाकर भी देख ले तो आश्चर्य है। मार्विन बिना किसी को जवाब दिए खेलते रहे। 36 महीने बाद उन्हें फिर मौका मिला। इस बार मार्विन के बल्ले से रन बने, और क्या रन बने भाई साहब। 7 साल में केवल 1 रन बनाने वाले बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 से ज़्यादा रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 6 दोहरे शतक शामिल हैं। गेम की गंभीरता को समझने वाले अट्टापट्टू श्रीलंका के कप्तान बने। अब कुछ और कहने को बाकी नहीं। जब भी रिजेक्शन या असफलता से मायूस हो, बस एक बार मार्विन के बारे में सोच लें। करत अभ्यास थे। तो ये स्टोरी है मार्विन अट्टापट्टू की। उनके क्रिकेट गेम को हम लोगों ने देखा है लाइव, और ये एक एग्जाम्पल है कि जहां पर हम देख सकते हैं कि 7 साल में 1 रन बना दिया, लेकिन फिर बाकी जो खेले तो 5000 रन बना दिया, 16 शतक मार दिए, डबल सेंचुरीज मार दिए 6। तो ये बहुत कम खिलाड़ी हैं ऐसे जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने टेम्परमेंट को दिखा दिया। तो इस बिजनेस में अगर चाहिए तो वो है टेम्परमेंट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन 2 अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज है 15th ऑफ जून, और 15th ऑफ जून में आपको जैसे पता है, और अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ऑफ कोर्स पेशेंस तो पे करता ही है, इम्पेशेंस डेफिनेटली कॉस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम विनोद कामली की बात करेंगे तो उनका भी टेक्निक ये सब कुछ ठीक था, लेकिन वो इम्पेशेंट बने तो उन्होंने अपना करियर को बर्बाद किया। तो आज 15th जून है, तो 15th of every month you have an opportunity to be a part of the consistency offer। तो आपने 1000 BV के पर्सनली प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं, और उसके लिए अभी टाइम है 9:15, तो आपके पास अभी भी टाइम है। 12 बजे के पहले अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये सुविधा है। सेकेंडली आई वांट टू रिमाइंड यू दैट 30 जून इज द डेडलाइन फॉर द अर्ली बर्ड ऑफर, एंड कई सारे लोगों को आपने देखा रहेगा कि आप वो बढ़ते जा रहे हैं टारगेट की और आपके मेंबर सेक्शन में आपको अभी आपके ग्रोथ के बारे में कि कितना बीपी है वो भी दिया गया। अगर आप डबल क्राउन एम्बेसडर बनते हैं जून महीने में या जुलाई महीने में, तो भी आप इस टूर के लिए क्वालिफाई होते हो, बिकॉज वो रैंक का रिवॉर्ड है। सो फ्रेंड्स, एट द एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि वे डू आई रियली स्टार्ट। बहुत सारी चीजें हैं कि भाई लॉ ऑफ एवरेजेस है, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, टीम वर्क करना है, सीखना भी है, छोड़ना भी नहीं है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है हम लोग कि यार इतना स्टेटमेंट किया या इतना कुछ बता दिया कि भाई अभी कहाँ से स्टार्ट करूं। इसके लिए मेरा एक सिंपल सवाल ये है, वेयर डू आई रियली स्टार्ट? वेल, गेट टू द बेसिक्स, गेट द बेसिक्स राइट। क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, वी गॉट टू हैव इंट्रोस्पेक्शन कि भाई मेरे में क्या कमी है, क्या मैं गलत कर रहा हूं। आप अगर पूरे दुनिया को ब्लेम करोगे तो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच। आई लाइक टू गिव बैक द स्क्रीन टू आवर एंकर सुभाषिश सरकार। थैंक यू वेरी मच। सी यू some other time. Thank you so much, sir. What a